नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो बॉर्डर पर जवान शहीद हुए, सीमा संकट पर टेंशन हाई है। वहीं दिल्ली का सियासी तापमान अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हर स्तर पर, हर मोर्चे पर नेस्तनाबूद करने को आतुर है, चाहे वो मुद्दा देश से और जवानों से ही क्यों ना जुड़ा हो। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है। वहीं पक्ष कहता है कि सवाल ही गैर जिम्मेदाराना है और यह आदत पुरानी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि कौन जिम्मेदार है और कौन गैर जिम्मेदार है। जानेंगे कि सीमा संकट पर सियासत कितनी जायज है। तो जब देश के हालात कुछ इस तरह हैं कि पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, जब देश की पूरी आवाम एक आवाज में कह रही हो बॉयकॉट चाइना, हम देश की सरकार के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, तब इतने असंयमित क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी, क्यों तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे देश की सरकार से उन्हें लड़ना हो, बल्कि चीन से ना लड़ना हो? फिलहाल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौन कौन इस पर डिबेट करने के लिए, एक बार उनसे तारुफ करा देते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जवाब देने के लिए दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है बीएन झा साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले दीपक, मैं एक क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। आप ही की सरकार थी सन 93 में भी, सन 96 में भी, जब आप लोगों ने ट्रीटी की, आप लोगों ने सारे नियमों को तय किया, आपने देश की सेना को बताया कि एलएसी पे कैसे बिहेव करना है। फिर आज राहुल गांधी उस बात को कैसे भूल गए? पढ़ा नहीं था, ज्ञान नहीं था, या भूल गए? सवाल हो गया आपका? बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए, तसल्ली से।
जी, तुषार जी, मैं सबसे पहली बात एक बात बोलना चाहता हूँ। ये सरकार किस मानसिकता से ग्रस्त है, जरा आज देखिए। हम सरकार से सवाल करते हैं तो कहते हैं आप सेना पे अंगुली उठाते हो। हम सर मोदी जी से अगर कुछ कहें तो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? सर, आप मेरा सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। मेरा सवाल आप समझ गए और उसके बाद समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। रुकिए दीपक साहब, सवाल समझ लीजिए, फिर आप वो गोलमोल जवाब देंगे, फिर वो बात गलत हो जाएगी। सवाल मेरा इस बात पे, अनआर्म्ड होकर आर्मी के पर्संस क्यों गए एलएसी पर, ये सवाल किसने उठाया? राहुल गांधी ने। मैं इस पर जवाब चाह रहा हूं आपसे। देखिए 96 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ या 1962 में क्या हुआ, उसको अगर हम बात करेंगे तो आज वो उतना सर क्यों नहीं करेंगे उस पर होगा। बात? आज सुनिए, मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने क्या बोल के आए थे, हमारा 56 इंच का सीना है। बात मत घुमाइए सर, तो बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए दीपक जी, बात मत घुमाइए। देखिए ना, सीधा सवाल किया मैंने, सीधा सवाल किया मैंने। दिग्विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बात तो सुनिए तुषार, मैं दीपक झा से बस ये पूछना चाहूंगा कि इनके हिसाब से फिर इनके सरकारों ने जितनी भी संधियां की हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या उसको एक तरफ कूड़े के डिब्बे में फेंक देना चाहिए? क्योंकि सरकारें संधियां करती हैं, कोई पार्टी संधि नहीं करती है। तो अगर 93 में और 96 में दो सरकारें उन्हें समझौता किया, एक सरकार आपकी अपने पार्टी की थी, दूसरी सरकार का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में था, तो उसको क्या ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप जितने भी संधियां उठा के ले आइए, हमारा दो देशों के बीच होता है, पर्सनल कुछ नहीं होता है। मोदी जी की तरह नहीं होता कि शी जिनपिंग आते हैं, झूला झुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और यहाँ पे आप यही तो हम भी कह रहे हैं साहब। दीपक साहब, अपने है। हिस्से की बात क्यों उठा रहे हैं? 1988 में राजीव गांधी थे जिनको व्यापार पसंद आ रहा था। अब आप कहेंगे कि पुरानी बातें मत करिए। आपसे अभी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी को ज्ञान नहीं था 1996 की संधि का, किस तरह का बयान दे गए, या वो किसी का लिखा हुआ इतने मासूम है कि चुपचाप पढ़ लेते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं होता, या फिर वो भूल गए? इस तरह की कोई समस्या है उनके साथ में? आप जवाब देने के बजाय जो है दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। संबित पात्रा को जो कहना है वो कहें, भाजपा को जो कहना है, क्योंकि इनके पास कुछ जवाब देने के आपका क्या कहना है दीपक झा, आपका क्या कहना है? अब सुन लीजिए दिग्विजय सिंह, आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब देता हूं, आप सुनिए। टू द पॉइंट बात करिएगा तभी सुनेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या नहीं सुननी है। सरकार कुछ नहीं करती है और आज जब ये सरकार में तो कहते हैं विपक्ष, मतलब मान लेते हैं दीपक साहब आपके पास जवाब नहीं है। ये डिबेट है, कोई हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य की क्लास नहीं चल रही है। आपसे कविता का संदर्भ सहित व्याख्या नहीं पूछा है, हमने ये पूछा है कि जो बात राहुल गांधी ने अभी बोली है, क्या उनको ज्ञान नहीं था कि ये संधि किसके समय में हुई थी, या ऐसे मासूमियत से पूछ गए? आज ये बता दीजिए, देश की हर एक समस्या का जिम्मेदार कौन है? देश सवाल किससे पूछेगा? राहुल गांधी ने जब पूछा सवाल किसी तर्क पे आधारित था कि हमें मासूमियत से पूछ गए? मोदी जी की तरफ देखेगा या राहुल गांधी जी की? सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं तो सवाल के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सरकार आगे जनता को। अच्छा, राहुल गांधी की स्पीच कौन लिखता है? राहुल गांधी की स्पीच कौन लिखता है? चलिए राहुल गांधी को हम नहीं बोलेंगे, आपकी भी मजबूरी है, आप भी एक नौकरी कर रहे हैं। राहुल गांधी स्पीच कौन लिखता है, उसको घेरे में लाते हैं। किसकी रिसर्च इतनी खराब है कि राहुल गांधी को खराब सवाल, खराब स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है? अरे मेरे भाई सुन लो, आपके सवाल राहुल गांधी की स्पीच कौन लेता है, राहुल गांधी का नाम क्या है, आपको नहीं, सीधे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया तो हमने कहा चलो हम सवाल बदल देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए। मुझे लगता है दिग्विजय जी, चल क्या रहा है? दीपक झा की भी अपनी मजबूरी है। राहुल गांधी ने इन्हें जवाब देने लायक छोड़ा नहीं है। मेरी मजबूरी, राहुल गांधी ने आपको जवाब देने लायक छोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नहीं, ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे, देखो आप जो सवाल उठा रहे उसका जवाब तो हम शिवम त्यागी से ले लेंगे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपके पास नहीं था। राहुल गांधी ने आपको इस लायक छोड़ा नहीं शायद कि आप जवाब दे पाए। शिवम त्यागी, सवाल इनसे राहुल गांधी के बयान को था, ये कह रहे हैं मौजूदा सरकार कुछ कर नहीं रही, मौजूदा सरकार चीन के आगे कोई बिल्कुल तरीके से खामोश है, मौन है। चलिए दीपक साहब, आप तो जवाब देंगे नहीं, टू द पॉइंट आप आएंगे नहीं। शिवम त्यागी को सुन लेते, कम से कम वो शायद वो तो टू द पॉइंट बोले। जी शिवम, तुषार जी जवाब देखिए, इनसे आप अगर बात करेंगे जवाब की तो इनको भी पता है इनके पास जवाब है नहीं। पहली चीज तो ये कि ट्रीटी जो होती है वो सरकार से सरकार के बीच में होती है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने भी चाइना की एक कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रीटी की थी 2007 में, उसको भी मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल ये देश को बेचते किस तरह से हैं उसको मैं आगे खुलासे और करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देता हूं, सिर्फ एक ट्रीटी नहीं हुई है। आप देखिए ना, 1993 में ट्रीटी हुई, 1996 में ट्रीटी हुई, 2013 में ट्रीटी हुई,
लबोलुआब मैं उसका बता देता हूं कि उसका जो उन्होंने ट्रीटी की उसका मतलब क्या था। एक 1988 में भी हुई थी 2 किलोमीटर, एक 1988 में भी हुई थी जिसमें व्यापार हो गया इनके लिए रीसेंट, हाँ 1988 में भी। लेकिन उनका लब्बो-लुआब सिर्फ इतना था कि एलएसी के 2 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह का बंदूक, बम, ग्रेनेड या फिर किसी भी हथियार से लड़ाई नहीं होगी। ये ट्रीटियां इन्होंने की है सारी। इन ट्रीटियों के बावजूद भी राहुल गांधी आते हैं, 18 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें तमाम तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे समझ में आता कि या तो उनके जो सलाहकार हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है अपने आप में किसी तरह से पूरा संसार होकर राजनीति छोड़ दे, या फिर उनके पीछे कोई साजिश चल रही है। क्योंकि ये इतने बड़े डेवलपमेंट और ट्रीटीज है, जब आप चाइना जैसे इशू पर, जहां पर खास तौर पर इस तरह का तनाव है बॉर्डर पर, जब आप इस तरह के सवाल दागते हैं तो अपने सलाहकारों से, अपने आसपास वालों से जरूर सवाल पूछते हैं। मैं नहीं मान सकता कि ये 3 से 4 ट्रीटीज जो हुई है इनके बारे में राहुल गांधी को पता ही नहीं था, और वो कहते हैं कि जवाब दीजिए, ऐसे कैसे निहत्थे ठीक है, चलिए शिवम, हम आएंगे आपके पास में। बीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। संजय जी, न्यूज़ 1 इंडिया पॉलिटिकल एडिटर, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उससे पहले झा साहब के पास जाएंगे। झा साहब, ये बातें आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जो राहुल गांधी बार बार अपने स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि बिना हथियार के आपने कैसे भेज दिया, चाहे वो पुलवामा हमला होता है या देश में कभी भी ऐसी परिस्थिति बनी है, तो विपक्ष जब कहा गया कि एक साथ खड़े रहिए, हाथ में हाथ मिलाकर हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो विपक्ष इस तरीके से इलॉजिकल सवाल, राहुल गांधी जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हैं, वो इस तरीके के पॉइंट रख रहे हैं। आखिरकार कितना असर पड़ेगा इन चीजों से सर? देखिए, ये तो बिल्कुल उचित सवाल नहीं था। जो राहुल गांधी पूछ रहे थे क्लियरली दिखाता है कि उनको इन चीजों का पता नहीं है जी। अब दीपक जी चाहे कुछ भी कहें, वो दीपक झा हैं। आज एक और झा जो है वो फायर किए हैं, संजय झा बेचारे कांग्रेस से फायर कर दिए गए हैं। तो झा के ऊपर में विपत्ति है तो दीपक जी थोड़ा सा सहना पड़ेगा आपको। फैक्ट यही है कि जब 2 सरकार के बीच में संधि हुई थी और लोग बंदूक लेके सीमा पे क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका उसमें ऑलरेडी समाधान है। तो इस तरह का सवाल पूछना, और वो भी इस विपत्ति के समय में, और वो भी इस संकट में, जबकि हमारे 20 जवान जब हमारे मारे गए हैं, तो इस तरह का सवाल पूछना, जनता के दिमाग में एक शक डालना कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कभी भी यथार्थ नहीं है। राहुल गांधी जी को कृपया आप लोग सलाह दीजिए कि जो दिमाग में आता है, जो मुंह में आता है, वो नहीं बोलते, क्योंकि पूरी जो देश है, पूरा देश है, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उसका संज्ञान लेती है। तो इसीलिए ये गलत बयान था। अब मैं आपका पहला क्वेश्चन जो था, जो आपने पूछा था, मैं वहां पे आता हूँ। देखिए, ये जो कंडीशन था, ये आज से 4 दिन पहले तक था। अब पिछले 4 दिन में भारतीय सेना को हिदायत दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, सरकार के संज्ञान के साथ में, कि आप सीमा पर अपना डिसीजन लीजिए। पहले क्या हो चुका है, पहले 5 संधियां हो चुकी हैं, हाथापाई हो चुकी है, उसको भूलिए आप। अब आगे के लिए आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। अगर आपको बंदूकें फायर करनी तो आप बंदूकें फायर कीजिए, अगर आपको कोई और किसी और चीज की आवश्यकता हो तो उसको लीजिए। ये हाथ खुला कर दिया गया है आज से 2 दिन पहले। ये हाथ पहले बंधे हुए थे, चाहे वो सिक्किम में हो रहा था हाथापाई, चाहे वो हाथापाई यहाँ पे पेंगोंग त्सो लेक में हुआ, चाहे यहाँ गलवान में हुआ जी। अब लोग कहते हैं कि ये आपने राहुल गांधी पूछते हैं कि आपने खाली हाथ सेना को ऊपर में क्यों भेजा। भाई, इसमें आप देखिए पिछले 70 साल में हमारे एलएसी पे कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने रोड हैं। आपको सुन के आपका दिल रोएगा। मैं एज अ सर्विस पर्सन में गया हुआ हूं वहां पे। आपको जो करंट स्थिति है, रोना आएगा कि आखिर हमारा 70 साल का भारत जो है, इसमें हमारे पास में एक सड़क नहीं है। हमारे जो फ्रंटियर्स है वहां पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रिपोर्ट आया था 2013-2014 में जिसमें बताया गया था कि 2010 और 13 के बीच में लगभग 600 इमिग्रेशन हुई थी चाइनीज की तरफ से, जो कि मोस्टली अननोटिस गया। उसमें से सिर्फ 17 या ऐसे कुछ थे जिसमें के रोका गया, लेकिन बाकी जो थे सारे ऐसे ही चले गए। तो चाइनीज ने तो अपने दिमाग में समझ लिया था
कि भाई इंडियन LAC है, आपको जहां जाना है जाओ, जैसे जाना है जाओ, और मोस्टली ये अननोटिस जाती थी। अब चीन की सबसे बड़ी समस्या अभी पिछले 5-6 साल में ये हुई है कि रोड बन जाने के बाद हमारी सेनाओं का गश्त जो है वो ज्यादा हो गया है। तो जब भी वो वहां से आने की कोशिश करते हैं वो चुन लिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ये मोदी जी के सरकार में ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि रोड बने हैं और ये गतिविधियां जो हैं ये काफी तेज हो गई हैं। तो ये आज की देन नहीं है, ये काफी पहले की देन है, लेकिन हम सरकार को नमन करते हैं कि अभी देर आए दुरुस्त आए, अभी काम जारी है। और गलवान के जो स्टैंड अप था, इसके बाद भी सरकार को बिल्कुल संयम बिल्कुल नहीं बरतना है सरकारी रोड बनाने में। बॉर्डर रोड जो हैं उस पे काम कंटिन्यू रहना होगा और सरकार को बहुत सारे भी प्रोएक्टिव मेजर लेने। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। संजय सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। संजय साहब, सीधा सवाल ये है कि हमेशा पहले जब हमने एयर स्ट्राइक की, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए। इस बार चीन ने हम पर हमला किया, हमने भी उन पर जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद जब देश की सेना बैठकों का दौर चल रहा है, उसके बाद जो फैसला लेगी वो आगे की बात होगी। अभी हाल फिलहाल की खबर है, लेकिन खबर आते ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था कि प्रधानमंत्री मौन क्यों है। क्या हमेशा सवाल उठाना ही अब रवायत बन गई है कांग्रेस की? एक्चुअली राहुल गांधी जब तक खामोश रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जैसे मुंह खोलते हैं उनका सब कुछ बाहर आ जाता है। एकदम लगता ही नहीं कि वो कभी मैच्योर हो पाएंगे, या वो जानबूझ के करते हैं या फिर वाकई वो मूर्ख हैं, वाकई पप्पू हैं। क्योंकि ये समझने वाली बात है कि जो जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं वो क्या ऐसी बातें किसी विपक्ष को शोभा देती हैं जब देश दूसरे के मुकाबले खड़ा हो, जब इतने बड़ी शक्ति चाइना के खिलाफ खड़ा हो और हमारे सैनिक बर्बाद हो और 20 सैनिकों की शहादत हो गई हो। ऐसे वक्त में आप इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हो, 24 घंटे भी नहीं हो रहे और प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांग रहे हो। या तो आपको जानकारी भी नहीं है कि हमारे और चाइना के बीच एग्रीमेंट हुआ था 1996 में देवेगौड़ा जी के समय में। तो आपको पता नहीं कि उस समय एग्रीमेंट हुआ था कि हम 2 किलोमीटर के दायरे में, जैसा अभी पहले के वक्ताओं ने बताया, कि हमें एक वो लेकर के नहीं जाना है और वेपन लेकर नहीं जाना है और बिना वेपन के पेट्रोलिंग करनी है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि वाकई जो उन पर आरोप लगता है कि वो हमेशा किसी न किसी झोंक में रहते हैं या कोई सुंगनी सुनते हैं, क्या इस तरह की बातें बोलते हैं। शायद उनके जो सिपह सालार हैं वो उनकी भत पिटाने पे तुले हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जनता हमेशा उनको नकारती जा रही है, आम आदमी उनको नकारता जा रहा है। एयर स्ट्राइक के समय में जिस तरह के उन्होंने सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब जनता खुद दे रही है, फिर भी समझ में नहीं उनको आ रहा है। वाकई ये कांग्रेस को एक डायनासोर की तरह खत्म करने पर तुले हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। देश में चाइना को लेकर के आज की तारीख में पूरा एक मैंडेट बना हुआ है और लोग सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। ये कितने भी सवाल उठा लें, लेकिन लोगों को असलियत पता है कि सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसने वहां पर पूरी छूट दे रखी है। और जो कुछ भी हम नियमों के तहत बंधे हुए थे, अब उन्हें खुली छूट वो भी दे दी गई है कि आप वहां पर डिसीजन लो और वेपन का चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ में। दीपक झा साहब, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि सबकी बातें चल रही हैं, सब लोग अपना वर्जन रख रहे हैं, लेकिन आप बहुत देर से मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा आतुर होते हैं ऐसे मामलों पर। ये कोई 2 मोहल्ले की तो लड़ाई है नहीं कि एक गली में लड़ाई हो गई, दूसरी गली में हो गई, चलो वापस से हम लड़ाई कर लेते हैं और बदला ले लेते हैं अपना। ऐसा तो हो नहीं सकता है सर। और दूसरी बात, इतने इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आपकी पार्टी में हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके इन्फॉर्मेशन अगर राहुल गांधी को आप लोग ये दे देते तो शायद आज जो भद पिटी है ये ऐसी सिचुएशन आती नहीं। ऐसे समय पर जहां एक आम नागरिक को भी और एक विपक्ष को भी सरकार के साथ खड़े होकर उन्हें सुझाव देना चाहिए, तो आप जो डील आप खुद करके आए हैं वही भूलकर उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे ज्यादा इलॉजिकल पॉइंट क्या होगा सर? सृष्टि जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि आपके जो पॉलिटिकल एडिटर हैं संजय सिंह, हाँ। इनको शायद शब्दों की गरिमा का भी नहीं पता कि किसी को आप मूर्ख कहिए, बेवकूफ कहिए, गाली दीजिए। मैं इनका स्वागत करता हूँ, ये मुझको भी गाली दे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है कि मोदी जी के हम कितने करीब हैं, योगी जी के हम कितने करीब हैं। मैं आज आपके चैनल पे बैठ के बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ। अच्छा। और
एक भाजपा सरकार को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, दूसरी अच्छा। बात, आप ये मुद्दे पे हाँ। आप 6 साल से सत्ता में हैं, आपको जो अच्छा नहीं लगा आप बदलते, आप 5 बार चाइना जाते हैं, चिल्पिन साहब से मिलते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने क्या किया? आप राहुल गांधी को गाली देने के लिए बैठे हुए हैं, पूरा सेटअप लेके, पूरा टीवी चैनल लेके, पूरा सोशल मीडिया लेके। बहुत अच्छी बात है, 5-5 हजार लोगों की टीम लगा के आप देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल सेना से नहीं किया जाता है, हाँ। सवाल किसी आम आदमी से नहीं किया जा सकता है। आम आदमी और सेना ने मिलके आपको चुना है, इसीलिए कल किसी एक मीडिया चैनल ने बोला है कि सरकार की गलती नहीं, सेना की गलती है। तो इतनी बड़ी एक मिनट, दीपक झा, आप जिस मीडिया चैनल को कोट कर रहे हैं उसने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। मैं मीडिया आप एक बात नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी मीडिया चैनल ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। या आप कांग्रेसियों ने उसको अपने तरह से इंटरप्रिटेट किया है। बिल्कुल साजिश की। एंकर 10 ने सेकंड का क्लिप। साफ कहा था कि अगर आप ऐसे मुद्दे पर सवाल उठाते हो और वो सरकार पे सवाल नहीं होता, वो सवाल सेना पे होता है, थोड़ा सा आपको समय की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ये आप मीडिया को गलत कोट कर रहे हैं। आप इस चैनल पे बैठ के मेरे किसी सहयोगी चैनल को आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बात आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है दीपक झा, इसलिए आप अब कुछ भी बोल देंगे, ये सही नहीं है। गलत तरीके से बोल रहे हैं आप। मेरे बात बोलिए या मेरे को बोलिए, क्या आपको चाहिए, मैं बाद में आपकी बोलूंगा। नहीं, जिस तरह मत करिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको बिल्कुल रोकेंगे। आप अगर गलत बोलेंगे तो बिल्कुल रोकेंगे। आप किसी भी चैनल पर बैठ के किसी दूसरे चैनल को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां एंकर ने कुछ नहीं कहा था। एंकर ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आप इस समय ऐसा सवाल उठाएंगे कि वो इतने किलोमीटर अंदर घुस के आए और आप सोते रह गए, तो वो सोते रहना, प्रधानमंत्री नहीं सो रहा था, वह सेना थी, आप सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये कहा गया था। इसलिए राहुल गांधी भी आपको चुभेंगे, दीपक झा भी आपको चुभेंगे और आपसे सवाल नहीं, राहुल गांधी किसी को नहीं चुभ रहे हैं। राहुल गांधी का तो होना, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं दीपक झा कि राहुल गांधी की चुनावी रैलियों का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब राहुल गांधी कहीं रैली करते हैं उसका फायदा बीजेपी को होता है। मुझे लगता है दीपक झा साहब, एक मिनट पहले तो आप 10 सेकंड का क्लिप निकालकर किसी को कोट करेंगे तो इसे वीडियो टेम्पर का केस कहा जाता है। इसमें आप कितनी भी साजिश रची है वो अलग का मामला है, हम उस पर नहीं जा रहे। सुनिए और सुनिए, राहुल गांधी के सवाल पर नहीं है, रिलीज किया है वो 15 सेकंड आपने रिलीज किया है, आपने काट के दिया है, काटा नहीं है वो 15 सेकंड आपने खुद ट्विटर पे रिलीज किया है। आपके कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कैंडल से गया है वो, ठीक है। आपके सवाल का जवाब हम दे, उससे बेहतर होगा एक रिटायर्ड फौजी दे, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, इसका जवाब दें सर। देखिए, मैं दीपक झा जी के बचाव में तो कुछ कहना डायरेक्टली नहीं चाहूंगा, लेकिन आप सबों का और आपके सारे दर्शकों का ध्यान एक मैगजीन पे लेना चाहूंगा। एक मैगजीन द काउंटर व्यू, जो कि दीपक झा बीएन झा बोल रहे हैं, उनकी तो सुन लीजिए। आप किसी के नहीं सुनते, कम से कम रिटायर्ड फौजी की तो इज्जत करना सीख लीजिए। बीएन झा, जब कोई एक ग्रुप कैप्टन बोल रहा हो जिसने देश की सेवा की हो, कम से कम उसको सम्मान देना सीख लीजिए। अभी आप बात कर रहे थे कि राहुल गांधी के लिए कुछ ना कहा जाए, तो कम से कम सेना के जो अधिकारी हैं उनका तो सुन लीजिए। तुषार जी, मैं आपके और आपके सारे दर्शकों का ध्यान एक मैगजीन की तरफ ड्रॉ करता हूं। इस मैगजीन का नाम है द काउंटर व्यूज। ये अक्सर सरकार का विरोध करती है। सरकार की जितनी भी पॉलिसी है, जहां पे भी उसमें कोई छिद्र होते हैं उसको सामने में लाती है। उस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है, ये जून 1 से जून 15 का आर्टिकल जो है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ लॉन्ग शैल वी रिमेन पप्पूज। और ये पप्पू उन्होंने राहुल गांधी के लिए यूज नहीं किया हुआ है। ये पप्पू हम सारे जैसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे समय में हम अपने देश के में ही छेद करते हैं, हम अपने ही खाने वाले थाली में छेद करते हैं जी। ये ऐसे लोगों के लिए पूछा गया है और बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। जो मजदूर को भगाया गया था, चाहे दिल्ली से चाहे महाराष्ट्र से, लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, पाकिस्तान के साथ में, चीन के साथ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और हम जैसे जो पप्पू हैं वो जिस तरह का प्रॉब्लम उठाते हैं, जो प्रॉब्लम उठा रहे हैं, उसके लिए एक आर्टिकल आया था, आप लोग जरूर पढ़ें इसको। मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी का इसमें जिक्र नहीं है ज्यादातर, लेकिन ऐसे सारे लोगों का जिक्र है जो संजीदगी नहीं बरतते हैं। ये देखिए, अभी एक बहुत बड़ी त्रासदी है, चीन के साथ में जो स्टैंड अप चल रहा है, ये कोई आसान चीज नहीं है, कोई इसे लाइटली ना ले।
अगर इंडिया मिलिट्री स्टैंड ऑफ करती है तो इसके रिपरकशंस होंगे, और इसीलिए कल को मीटिंग बुलाई गई है कि हमने सेना का हाथ खोल दिया है अभी। कल को इसके चलते अगर कोई भी रिपरकशंस होगी तो वी एज ए नेशन हम सेना के साथ में खड़े होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको संजीदगी से ले हम सब। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात इस बात पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसे समय पर, जब देश की सेना, देश की सरकार को चाहिए कि 130 करोड़ लोग किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी जात, सब भेदभाव को दूर रखकर एक सुर में कहे कि हम सरकार के साथ हैं, आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। ऐसे समय में राहुल गांधी, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर क्यों आतुर हैं, ये बड़ा सवाल हम लिए हुए हैं। और इस पर दीपक झा साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। वो इधर से उधर घुमाते रहे। एक बार फिर से हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवम से सवाल कर लेते हैं। शिवम, बार बार यह सवाल उठाया जा रहा, दीपक झा ने भी यह सवाल उठाया, खामोश क्यों है सरकार। इससे पहले अगर आप बात कर लीजिए, देखिए कभी भी कोई भी जंग के हालात बनते हैं या फिर किसी भी देश से कोई भी संघर्ष होना शुरू होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब आप तुरंत उधर से संघर्ष शुरू हुआ, इधर से हम सेना लेकर चढ़ जाएं और युद्ध की स्थिति पैदा कर दें। ये पुलवामा अटैक के टाइम कर लीजिए या उरी अटैक के टाइम कर लीजिए, तब भी खामोशी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ और हमने माकूल जवाब दिया। क्या खामोश इसीलिए है सरकार क्योंकि एक बड़ी प्लानिंग चल रही है? देखिए तुषार, मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। दीपक झा जी हम मेरे साथी ही हैं, एक तरह से मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको शायद चाइना के परिप्रेक्ष्य में चीजें पता नहीं है। अगर वो बॉर्डर को पढ़ेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने 2014 से अभी तक किया क्या है। पहले मैं उनको समझा देता हूं, हिंदुस्तान की सरकार ने अभी बहुत रिसेंटली सबसे पहले तो एफडीआई पॉलिसीज में चेंज किया है कि जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है जैसे कि चाइना एंड पाकिस्तान, खास तौर पे चाइना के लिए, वहां पर पॉलिसीज में चेंज किया है। अब आने वाले समय में जो भी चाइना की कंपनी आएगी, पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर आके जो जहां जैसे चाहे इन्वेस्ट कर सकता था, अब ऐसा नहीं कर सकता। आपको क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, विच टेक्निकली मींस के चाइना को हम बैन कर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपैरेटिवली हमने आत्मनिर्भर भारत शुरू किया, सब जानते हैं इसके आने वाले फ्यूचर में रिपरकशंस क्या है। इसके अलावा ये जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है, इनको एक और चीज समझनी पड़ेगी। 70 साल में हम कहां पहुंचे हैं एलएसी पे, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। गलवान एक ऐसी जगह है जहां पर कोई सड़क, कोई सुरक्षा सुविधा कुछ नहीं थी। 2014 के बाद आते ही सरकार ने वहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया, 255 किलोमीटर की एक रोड बनाई जिसको हम डीएसडीबीओ कहते हैं। बिल्कुल। ये एलएसी का जो ये एंगल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। यहां पर अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, गिलगिस्तान का बॉर्डर लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। जब 2014 से लगातार ये सरकार वहां पर सड़क बनाती आई तो हमारा एजेंडा ये था कि आने वाले समय में अगर चाइना से हमारा फेस ऑफ होता है तो हमारे जवानों को सारी सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। और एक छोटी सी एक चीज और बताना चाहता हूं, चाइना की एक नीति होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है कि चाइना जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूटेड है वहां पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि आज 50 मीटर बढ़ गया, कल 100 मीटर बढ़ गया। मतलब ये क्या चाहते हैं कि हम अपना देश दे दें उनको। आज चाइना के सामने सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है, ना ही तो वहां पर सड़क का कंस्ट्रक्शन रुकेगा और ना ही हम पीछे हटने को तैयार हैं। जहां तक जवाब देने की बात है, ये सब तो कब करते ही आ रहे हैं। आपने देखा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसका साफ साफ मतलब ये है कि हमने 43 उनके मारे लेकिन हम उससे खुश नहीं है, बड़ा जरूर कुछ होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें फेस ऑफ करना ही है चाइना से। बिकॉज और एक चीज जो हिंदुस्तान कंफ्यूज करता है, चाइना एक बड़ा इकोनॉमिक पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब वो 10 फीट का चाइना मैन फौजी नहीं रहा और हिंदुस्तान की फौज किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में लड़ने के लिए तैयार है। गलवान जो है एक स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह है जहां पर हिंदुस्तान एज पर है, तो हम किसी भी सिचुएशन तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वो हमारा सेना का एक जवान हो, उसके लिए भी हमें ठीक है। दुख चलिए भी शिवम, है, दीपक गर्व के भी पास है, चलेंगे। वो लेकिन फिर से बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी इस बात से बहुत आपत्ति है दीपक झा साहब कि ये मुद्दा बिल्कुल मुस्कुराने वाला है नहीं। शिवम ने जो बातें कही आपने सुनी कि सरकार हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खड़ी है, बदला लेने के लिए भी और जवाब देने के लिए भी। सर्वदलीय बैठक का इंतजार आपसे नहीं हो पा रहा था कि आप बैठक कर लें, अपने सुझाव साझा कर लें और साथ खड़े रहकर इस लड़ाई में आगे बढ़ें, या आपको एक पिंच करना ही जरूरी था? ये जो राहुल गांधी ने किया वो भी अपनी ही भत पिटाई सर, क्योंकि खुद डील करके आए और खुद उसी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं।
देखिए सृष्टि जी, आपने कहा कि मुस्कुराने से आपको आपत्ति, अगर शिवम त्यागी जी ऐसा चुनावी भाषण दे रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 5 सालों में कि पूरा कमाल हो गया, तो सुन के देश तरक्की पे पहुंच गया, तो इस पे खुश होना चाहिए। और हम जैसे नागरिक, एज ए नागरिक की बात करें तो खुश होंगे, लेकिन शिवम कही अपनी बात कही। दीपक झा जी, आपको मुझे लगता है डेटा की समझ नहीं है। दीपक झा जी, अगर मेरी सरकार ने, आपकी सरकार ने रोड बनाई है LAC पर, तो ये इस देश के लिए बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से चाइना युद्ध नहीं लड़ रहा है, हिंदुस्तान से चाइना लड़ रहा है। उस हिंदुस्तान का हिस्सा आप भी है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि सरकार ने किया क्या है बॉर्डर पर, जो आपने 70 साल में नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि चुनावी रैली है। ये चुनावी रैली नहीं है, ये वहां का हालिया सिचुएशन है। वहां पर क्या घट रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। शिवम त्यागी, अरे मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको। अरे मैं ऐसे पथेटिक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं देता। अरे भाई, जो सीखने के लिए तैयार ना हो, दीपक झा को सर्टिफिकेट क्यों दूंगा? मुझे अपना नाम खराब थोड़ी कराना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कृपया करके बॉर्डर के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, राहुल गांधी से लेकर संजय झा से लेकर थोड़ा देख लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे ही आ जाते हैं। अरे और भी कुछ नहीं, कम से कम न्यूज़ 1 इंडिया ही देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा कि बॉर्डर का मतलब क्या होता है, वहां पे सिचुएशन क्या है। इसमें आपको राहुल गांधी क्या नहीं बताया? अभी बताया आपको, भाषण लगा वो। मैंने बताया आपको, हमने सड़कें बनाई, आपको भाषण लगा। मैंने बताया FDI नॉर्म्स चेंज किया, आपको भाषण लगा। मैंने बताया आपको सारी चीजें कि सेना वहां पर आंख से आंख मिलाकर खड़ी है, आपकी तरह जमीन नहीं दे रही है, जैसे नेहरू जी के समय में दे दी थी आपने। आपको भाषण लग रहा है आपके इस बयान से कि आप कितना तरक्की कर दिए 5 हाँ, मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए दीपक। मुस्कुराहट इसलिए नहीं आनी चाहिए, जब आप सेना के शौर्य, सेना की वीरगति पर बात कर रहे हो, तो आपको हंसने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जवान एक तरफ शहीद हो रहा है और आप हंस रहे हो चैनल पर बैठकर। 45 सालों के बाद क्यों हुआ है? अरे चाइना से हो क्या? 45 सालों के बाद इसलिए हुआ है कि वहां पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी दीपक झा, हमारी सेनाएं वहां नहीं होती थी। इधर झड़प इसलिए ज्यादा हो रही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, हमारे सैनिक भी वहां पहुंच रहे हैं और जल्दी पहुंच रहे हैं। इसलिए आपने काराकोरम मार्ग में कभी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? कराची तक जो सीपेज जा रहा है, तो चाइना अपने स्टेटस को चेंज कर रहा था इंडिया के, आपने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? हंसी आती है जी, आपको हंसी ही आ सकती है, आपको हंसी ही आ सकती है। मैं आपको एक दिग्विजय जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड देंगे। जी शिवम बोलिए। इनके ज्ञानवर्धन के लिए एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ। दीपक झा जी सुनेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, सुन लीजिए। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। नेहरू जी की सरकार के समय क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश की जमीन को चाइना लगातार अंदर आ रहा था। उसके बाद नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि एक बंजर जमीन है दे दीजिए। उस जमाने में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे महावीर त्यागी, उन्होंने कहा मेरे सर पर बाल नहीं है तो क्या सर भी दे दूं अपना चाइना को। ये आपकी नीति रही है चाइना को लेकर। फिर देखिए, हाँ तो सुधार रहे हैं ना दीपक झा, सुधार रहे हैं। पिछले 5 सालों में क्या क्या दीपक झा, शिवम त्यागी, एक मिनट। दीपक झा, शिवम त्यागी, दीपक झा सुनिए, एक बात सुनिए। दीपक झा एक बात सुनिए, आपने जो कहा पिछले 5 सालों में झड़पें ज्यादा बढ़ रही हैं, उसकी वजह यही है कि अब बॉर्डर तक रोड पहुंच चुकी है, बॉर्डर तक इंडियन आर्मी की इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुकी है, हमारी पहुंच ज्यादा आसान हुई है, हमारी एक्सेस ज्यादा तेज हुई है, इसलिए हमारी सेनाएं ज्यादा वहां होती हैं, इसलिए हमारा ज्यादा आमना सामना होता है, इसलिए ज्यादा फेस ऑफ की स्थिति आती है। जब पहले आपने कुछ नहीं किया था, वहां पहुंचना ही मुश्किल था, तो हमारी सेनाएं कम जाती थी, कम सामना होता था। राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी जी और योगी जी नहीं पैदा कर सकते। राष्ट्रवाद यहाँ बच्चे के अंदर पैदा होता है। जननी जन्मभूमि। दीपक झा साहब, बात कहाँ चल रही है, बात कहाँ की कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन दीपक झा साहब, बात बड़े टेक्निकल पॉइंट्स पे चल रही है और आप ये कॉमन थ्योरी लेकर बैठे हैं। ऐसे कैसे डिबेट होगी? ये कॉमन थ्योरी से कैसे डिबेट करेंगे? टेक्निकल बात चल रही है, डेटा पे बात चल रही है। 6 साल में क्यों ये घटनाएं बढ़ने लगी? फीडर रोड्स बना रहे हैं संजय सिंह वहां तक, गलवान घाटी तक, इसलिए हमारा वहां पर तुषार हो रहा है। तुषार, मैं संजय को बीच में लाऊंगा। संजय सिंह, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, ये जो पिछले 5-6 सालों में बॉर्डर तक हमारी पहुंच बढ़ी है, रोड बने हैं, क्या कहीं ना कहीं जो फेस ऑफ बढ़ रहा है उसके पीछे उसका योगदान हम मान सकते हैं कि हाँ, अब हमारे सैनिक ज्यादा पहुंच रहे हैं, वहां पे ज्यादा आसानी से पहुंच रहे हैं, इसलिए हमारा ज्यादा सामना हो रहा है चीनी घुसपैठियों से?
बिल्कुल, मैं एक चीज बता दूं दिग्विजय जी कि मैं डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर 2005 से मैं काम कर रहा हूं, अभी भी डिफेंस मेरा मेन वो है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में बराबर आना जाना और उसके लिए कवरेज करना, और बराबर जब यूपीए गवर्नमेंट में एंटनी साहब रक्षा मंत्री थे तो उनसे भी आप रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती रहती थी हम लोगों की। तो एक चीज जो बहुत क्लियर हो गई थी उस समय कि भारत सरकार जो आपकी एलएसी है और जो चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि चाइना उधर लगातार डेवलपमेंट कर रहा था और सड़कों का जाल बिछा रहा था, एयर स्ट्रिप बना रहा था, और इधर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने जब ये सवाल किया उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री से, तो उन्होंने आप रिकॉर्ड जो बात बताई बहुत ही हास्यास्पद थी। उनका कहना यह था कि साहब अगर हम उधर सड़कें बना लेंगे तो इसका इस्तेमाल आप विपत्ति के समय में या युद्ध के समय में चाइनीज कर ले जाएंगे और अंदर तक घुस आएंगे। वो बोले कि 1962 में जब सड़क नहीं थी तब वो घुस गए, तो जब सड़क बन जाएगी तो वो घुस जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इनकी स्ट्रेटजी थी कि हम सड़क इसलिए नहीं बनाएंगे कि चाइनीज घुस मतलब घर में संजय, मतलब घर में लुटेरे ना घुसे, इसके लिए हम अपने घर को आग लगा देते हैं, ना रहेगा घर ना आएंगे लुटेरे। ग्रुप कैप्टन बीएन झा कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इनका कहने का मतलब ठीक वैसे ही था जैसे कि लालू जब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे गांव वालों ने कहा कि भाई हमारी सड़क जो है बहुत टूटी फूटी है और बाजार जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो लालू ने मजाकिया लहजे में कहा था कि अरे सड़किया बन गई तो चोरवा सब आई है कुल गाड़ी से, तो आज जल्दी लेकर सामान भाग गई है। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी स्ट्रेटजी अलग थी और एनडीए की स्ट्रेटजी अलग है। जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने उस समय निर्णय लिया कि सड़कों का जाल वहां बिछाना है ताकि मिलिट्री का मोबिलाइजेशन आसानी से हो। हमें मिलिट्री की सहूलियत के लिए भी वहां बहुत सारे काम करने हैं। बिल्कुल संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। बीएन झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी इन्होंने पॉइंट उठाई थी। दरअसल हमारी जो डिफेंस की नीति रही है लगभग पिछले 30-35 साल में चीन के संदर्भ में, वो ये रहा है कि डिफेंस बाय डिनायल, मतलब चीन हमारे अंदर में आके हमारे अंदर में घुस नहीं जाए इसलिए हम रोड नहीं बना रहे थे। और ये इतनी हास्यास्पद थी कि हमारे जितने भी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होते थे इसमें ये एक मुद्दा ऐसा आता था कि लोग एक छोटी सी स्माइल देके रह जाते थे कि भाई ये तो पिछले 40 साल से चला आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं। और यही एक चीज जो प्रेसिडेंट मोदी सरकार ने की है, एक बड़ा अंतर लाया है कि वो पुरानी जो नीति है उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी अभी होगी वो बॉर्डर रोड्स की होगी। और मोदी जी ने खुद जो अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे इनको खास करके उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि बॉर्डर रोड्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की जाए, करें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। और जब से ये रोड बनने शुरू हुए हैं उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि अब चीन अगर वो कुछ कदम भी अंदर आता है तो वो हमारे सैनिक की निगाह में पड़ जाता है और स्टैंड ऑफ शुरू हो जाती है वहां पे। तो ये जो चीज हुई है ये बहुत बड़ी चीज हुई है अभी पिछले 6-7 साल में जो हुई है। एक्चुअली मैं कांग्रेस से ये चीज उनका क्रेडिट नहीं देना चाहता हूं, ये 2014 के फरवरी मार्च में शुरू हुआ था छोटे से तौर पे, जिसको कि मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देके अभी बॉर्डर रोड्स लगभग हर 15 किलोमीटर में, हमारी जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है जी। इसमें से हर 15 किलोमीटर तक में अभी रोड जा रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जो अभी भी इनएक्सेसिबल है, तो उस पर सरकार काम कर रही है। और वो जो सरकार काम कर रही है उसमें एक गलवान घाटी भी है जी। तो इस गलवान घाटी में भी सरकार किसी भी तरह से ठंड ना पड़े, इसमें कमजोर ना पड़े, उसको पूरा करे। यानी कि इस बात से इत्तेफाक आप रख रहे हैं कि पिछले 6 साल में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, सरकार के स्तर पर बहुत कुछ वहां पर डेवलपमेंट किया गया। यही वजह है कि चीन ने वहां पर रेजिस्ट किया हमारे साथ। शिवम, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक झा से पहले एक सवाल ले लूं। झा साहब, अब देखिए डेट से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जिस साल में जो काम हुआ, जिस सरकार के कार्यकाल में जो काम हुआ वो उसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। और ग्रुप कैप्टन साहब ने खुद बताया कि 35 साल में क्या हुआ। हम ये सोचते रहे कि इसलिए सड़कें नहीं बनाएंगे जिससे कि चीन हमारे घर में ना घुस के आ जाए। दीपक झा, हेलो हेलो, लगता है दीपक के पास आवाज नहीं जा रही। टेक्निकल टीम चेक करेगी। तब तक
शिवम कहिए। देखिए तुषार जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, झा साहब को भी और बाकी सबको, वैसे सब तजुर्बेकार हैं और मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी रिसेंट इंसिडेंट अभी आपको बताता हूं। 7 अगस्त 2007 को कांग्रेस और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप एक चीज देखिए, आपने देखा होगा आज तक सरकार से सरकार के बीच में एमओयू साइन होता है, देश से देश की सरकार बात करती है, यहां पर पार्टी से पार्टी बात कर रही है। राहुल गांधी और उनकी माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी बीजिंग जाती है, सोनिया गांधी माफ कीजिएगा, बीजिंग जाती है। उस समय राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, और शी जिनपिंग जो इस समय राष्ट्रपति हैं चाइना के, वो उस समय जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी के। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि आने वाले समय में द एमओयू वर साइंड टुडे बाय द वाइस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड पॉलिट ब्यूरो इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस सोनिया गांधी। और उसका मतलब क्या था कि हम आने वाले समय में जब दीपक, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, इसके बाद आप ही को सुनेंगे। और एक इंटरनेशनल सेकंड मुद्दों पर मिलकर जो है इस पर बात करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, चोरी छुपे छुपे डोकलाम में जब विवाद चल रहा था, प्रियंका राहुल गांधी और तमाम वाड्रा साहब बीजिंग में बैठे हुए थे, काउंटर पार्ट थे, इधर लड़ाई चल रही है। जब मीडिया ने उनसे पूछा, जो पेपर है वो तो पढ़ते नहीं है जनाब, 96 और 93 के पेपर पढ़ते नहीं है, कहते हैं अतीत की बात है, इसके पेपर चाहिए। शिवम पेपर दिखाइए। नहीं, आप अतीत की बात है ना, राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर थे, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं फिर भी आप उनकी बातों को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, उसको आप पेपर दिखाइए इनको। राहुल गांधी वैल्यू देने लायक नहीं है क्या सर? दीपक झा साहब, राहुल गांधी को वैल्यू नहीं देनी चाहिए? राहुल गांधी क्या है, उनको वैल्यू नहीं देनी चाहिए? वो जो बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है कि ये लोग भी नहीं मानते, कांग्रेस के अंदर भी एक आवाज है। पेपर दिखाएं। शिवम पेपर दिखा रहे हैं क्या? पेपर मांगा जा रहा है। त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, राहुल गांधी समझौता करके आ गए, वो पेपर दिखा दे मेरे को यहाँ पे जरा। ठीक है, शिवम जवाब देंगे, शिवम जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, हाँ झा साहब सुन लीजिए, झा साहब सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आप एक काम करिए, न्यूज चैनल पर जाइए, गूगल जाइए, किसी भी गूगल पर रिपोर्ट उठाइए, वहां को एक्सेस मिल जाएगा जाकर। ये रहा पेपर। और जिसकी बात कर रहे हैं ना, बिना फैक्ट्स के कुछ नहीं होता। ये एग्रीमेंट राहुल गांधी से सवाल कीजिए, पूछिए किससे करके आए थे, क्यों करके आए थे, कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी से क्या बात करनी थी बताइए, शी जिनपिंग से राहुल गांधी की क्या सेटिंग है बताइए। इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, दीपक झा इधर उधर की बातें नहीं, सीधा बताइए शी जिनपिंग से राहुल गांधी की क्या सेटिंग है, कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या बात करनी थी, और आप चोरी छुपे छुपे वोट में क्या बात करते हैं। जब डोकलाम में सेना लड़ रही थी, यही राहुल गांधी बीजिंग में बैठे हुए थे और वहां पर बात कर रहे थे, वहां के काउंटर पार्टी क्या बातें कर रहे थे, जरा देश को बताइए। देखिए जवाब नहीं देंगे। आपने पिछले 70 सालों में जो 58 साल राज किया है ना झा साहब, जो राज किया है उसमें आपने किस तरह से देश को समय समय पर राज की बदौलत आज आप राज कर रहे हैं, और वो जो पाप आपने किए हैं वो सब निकल कर आ रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति आकर पूछ रहा है, उस सेना पे पूरा देश करता है। दीपक साहब, क्या आप उसी राज की बात कर रहे हैं जिसमें अक्साई चीन का इलाका चला गया था और उसके बाद लंबे समय तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए थे, हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और 2014 के बाद डेवलपमेंट हुआ? आप उसी राज की बात कर रहे हैं ना, या उस राज की बात कर रहे हैं जहां 1988 में राजीव गांधी कहते हैं कि जो सीमा विवाद सुलझता रहेगा, हम व्यापार शुरू करते हैं, और व्यापार संतुलन का भी ध्यान नहीं रखा जाता। प्रोजेक्ट लेके आए थे क्या, और 6 सालों में आपने चाइना के साथ व्यापार ट्रेड बंद क्यों नहीं कर दिया, आपको चीन के साथ इतना था। तो ये सारी चीजें हैं, कहने और सुनने की बातें होती है। राष्ट्रवाद जब आप भाषण देने जाते हैं चुनावी मुद्दों में, तो मोदी जी राष्ट्रवाद आपने घाव को तो पहले नासूर बना दिया, अब आप कह रहे हैं कि घाव को भर क्यों नहीं रहे, आप भर क्यों नहीं रहे? अरे घाव को नासूर तो आपने बनाया है ना। क्या बोलते रहे आप, जिस चाइना को बैन करने की बात कर रहे हो और टिकटॉक पर वीडियो बनाते हो। कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है, सेना कोई एक दिन में नहीं तैयार हुई है। आज हमारा देश सेना के विषय में बात मत कीजिए, सेना तब भी पराक्रमी थी, सेना तब भी पराक्रमी थी, सेना आज भी पराक्रमी है। 67 में दीपक के बाद भी हमेशा पराक्रमी रही, सेना पर सवाल नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि सेना एक पार्टी की नहीं थी तो आपकी भी नहीं थी, ये दावा भी मत करिए कि आपने उसको बहादुर बना दिया। वो सेना हमेशा से थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इंडियन आर्मी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इंडियन आर्मी थी। ये तो आपके लोग कहते हैं मोदी सेना है, आपने सेना की दुर्गति कर दिया, आपने सेना ना 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 सेना पराक्रमी थी, हम कहते हैं कि हाथ खुले छोड़े हैं,
सेना को हमने बांधा नहीं है, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनकी सरकार कहती है कि सेना के हाथ खुले। शिवम त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। सेना के हाथ शिवम त्यागी जवाब दीजिए। ऐसे ये सेना मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि दीपक झा के पास ना ही तो कोई तथ्य है, इनके पास जुमलेबाजी रिटॉरिक के अलावा कुछ नहीं है। आप मुद्दे से बहुत इधर उधर भटक लिए। आप सिर्फ सीधी एक बात बताइए, जब आपने 4 टिटरियां करी हुई थी, 4 टिटरी करने के बाद भी जो ये राहुल गांधी आकर बोले, इनका सलाहकार कौन है? कहीं दीपक झा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका वाड्रा जो है राहुल गांधी को नहीं चाहती कि वो पार्टी में रहे? फर्क पड़ता होगा, देश को फर्क नहीं पड़ता। आप ही बता दीजिए। फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता हैं। फर्क क्यों ना पड़े? है कि हर बात अभी देश चाइना से लड़ रहा है, आप तो यहाँ राहुल गांधी से लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा देश आपके साथ अभी आप बात कर रहे हैं मुद्दे की कि जब देश चाइना से लड़ रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस कर रहे हैं उसको। दीपक झा, मनोरंजन का एक साधन है, कोई नहीं लड़ रहा उनसे, ये भूल बीएन जाइए। झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। बीएन झा साहब के पास जाएंगे। दीपक झा, ये बस यही समझा दीजिए राहुल गांधी को कि देश चाइना के साथ लड़ रहा है, आपस में पार्टियों को नहीं लड़ना। इतना अगर आपने समझा दिया तो आधी से जो बात अभी आपने समझाई है, जो अब आपने बहुत समझाया, समझदार बस लग रहे हैं समझा इस समय दीजिए। मैं बीएन झा साहब के पास जा रहा हूँ, आप समझाने का रोड बना लीजिए। जी, वैसे बहुत ज्यादा अच्छा वक्त चल नहीं रहा है। अभी इनके पार्टी से एक झाड़ निकाले गए हैं, जी। आला कमान को चुप गए थे, तो इनको भी इनकी नौकरी बचानी है, उसमें ये भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए बीएन झा आपके पास आते हैं। मैं आता हूँ, दीपक झा आपके पास आऊंगा। बीएन झा साहब, तो सर पहले मैं क्लियर कर दूं, काफी देर से मैं सुन रहा हूँ, दीपक जी भी सुन रहा हूँ, शिवम जो बहुत अच्छे दीपक झा, आऊंगा मैं आपके पास। बीएन झा साहब, देखिए, अभी ये समय ऐसा है कि हम तू मैं ना करें जी। ये तू मैं का समय नहीं है। अभी हम सबों को एक साथ होना पड़ेगा, अभी सबों को एक सुर में बोलना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो दीपक झा हो, चाहे दिग्विजय जी हो। अभी सारे को सबों को इकट्ठा होना है, क्योंकि अभी एक एक जो आवाज निकल रही देश से जो बाहर जा रही है, जो बाहर के लोग सुन रहे हैं, वो हमारी आवाज एक बिल्कुल यूनियन के जैसे सुन रहे हैं। अभी ये समय है कि हम सब इकट्ठे हों। डिफरेंसेस जो पहले के हैं, देखिए पहले अब तो आ नहीं सकता है, जो निगलेक्ट हुई है पिछले में, उसको तो अभी करेक्ट नहीं, उसको तो अभी लेके बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा झा साहब, मेरा एक सवाल, है। बीएन झा साहब, मेरा एक सवाल है, क्योंकि दीपक झा से हमारी जब बात हो रही थी अभी, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे कौन सा अब मोदी सरकार में सेना के हाथ खुले, क्योंकि आपके सोर्सेज बहुत ज्यादा कंफर्म्ड होंगे। पहले के समय में और अब के समय में सरकार से जो सेना को यह कहा जाता है कि आप फ्री हैं, फ्री टू डू हैं, तो क्या अब कुछ बदलाव है इस मौजूदा सरकार में? दीपक जी आप सुन लीजिए, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है सेना के मामलों में, हम सबसे बेहतर जानते हैं, सबसे बेहतर जानते हैं। वो सिर्फ एयरफोर्स में नहीं रहे, वो डीआरडीओ में भी रहे हैं। सुन लीजिए बात उनकी। जब कोई एक्सपर्ट बैठा हो तो थोड़ा शांत होकर सुना जाता है, अपना भी ज्ञान बढ़ता है। ग्रुप कैप्टन, अगर आप लोग परमिशन दें मुझे बोलने को, ग्रुप कैप्टन प्लीज ग्रुप कैप्टन बोलिए। देखिए, अभी जो पिछले 3 दिन में जो फर्क आया हुआ, परिवर्तन आया हुआ है, वो एक ही परिवर्तन है कि अब हमारी जो सेना वहां पे एलएसी पे है, पूरे एलएसी पे जी, उनको एक फ्रीडम दी गई है कि पुरानी जितने भी हमारे जो द्विपक्षीय समझौते थे कि बंदूक लेके नहीं जाना है, वो अब पास्ट है। अभी एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ है सेना के लिए कि वो अभी फ्री है। अगर सेना को कभी भी ऐसा एहसास हो वहां पे एलएसी पे कि उनके जान को खतरा है, तो वो बेशक अपना हाथ बांध के न रहें। सरकार ने अभी पिछले 3 दिन में बस यही किया हुआ है, लोकल कमांडर को ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि यू आर फ्री। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर में थ्रेट है, तो आप किसी भी तरह से, किसी भी संधि से आप बंधे नहीं हैं। ये एक परिवर्तन आया है पिछले 3 दिन में, और लगता है कि कल या परसों में कुछ और इंस्ट्रक्शंस जाएंगी। तो जो एक मानसिकता थी सेना को कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं एलएसी पे, क्योंकि हमारे संधि 5-5 संधि हुए पड़े हैं, हम उन संधि को नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट अभी पिछले 3 दिन में हुआ है कि वी आर नो मोर बाउंड बाय द प्रीवियस अकॉर्ड्स। अभी सेना को दिमाग में बस वही एक आई है, और सैनिक जो वहां पे है वो पिछले अकॉर्ड नहीं जानता है। उसके कमांडिंग ऑफिसर ने कह दिया है कि तुमको जैसे लगे, अगर तुमको बंदूक की जरूरत हो तो तुम बंदूक लेके जाओ, अगर तुमको फायर करना है तो तुम फायर करो, लेकिन अतिशाई नहीं। अच्छा, जो एक यूनिलैटरल होती है वो नहीं। तो ये एक फ्रीडम दी गई है, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। वैसे भी अभी ट्रीटी का नहीं, ट्रीटमेंट का वक्त है। संजय जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ग्रुप कैप्टन ने जो बात कही कि पिछले 3 दिनों में जिस तरह की छूट दी गई है पुरानी ट्रीटी से हटाकर,
ट्रीटमेंट की छूट दी गई है। सभी 180 आउटपोस्ट पे, कल ही आप बता रहे थे कि सरगर्मियां बढ़ गई हैं, हाई अलर्ट पे है। आईटीबीपी की गश्त तेजी से बढ़ाई गई है। एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पे हैं और 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने। इन सब बातों को से क्या संकेत जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है? एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी विदेश मंत्री का ट्वीट आया हुआ है राहुल गांधी के जवाब में, पता नहीं आप लोगों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ऑल ट्रूप्स ऑन बॉर्डर ड्यूटी ऑलवेज कैरी आर्म्स स्पेशली व्हेन लीविंग पोस्ट। Those at Galwan on 15 June did so, long-standing practice as per 1996 and 2005 agreements, not to use firearms during face-offs. उन्होंने साफ बोला हुआ है कि वो हथियार लेकर के गए थे, लेकिन 1996 में 2005 में जो ट्रीटी हुई थी उससे वो बधे हुए थे, उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने राहुल गांधी के सवाल के जवाब में दिया हुआ है। इस सब बात अब क्लियर हो गई है। रही बात लद्दाख में और एलएसी पर मूवमेंट की, तो मूवमेंट इस समय तेज है। वहाँ आर्मी की जो ऑफिसर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। जो लोग बहुत सारे क्वारंटाइन में थे उनको भी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। और जो नेटवर्क है मोबाइल का, उसको वहाँ पे बंद किया हुआ है। और आईटीबीपी जो आगे थी कहीं कहीं पर, तो उसको पीछे करके आर्मी को आगे कर दिया गया है। कुल मिलाकर की सिचुएशन ये है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, चाइना की तरफ से अगर कोई हिमाकत करने की कोशिश की जाती है, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और भी मोबिलाइजेशन हुआ है, पीछे की फोर्स को आगे भेजा जा रहा है। और हमारी एयर जो क्षमता है, हमारी जो एयरफोर्स है, उसको भी हाई अलर्ट पर ऑपरेशनल मोड पर रखा गया है। चंडीगढ़ और श्रीनगर का जो एयरबेस है, जो कवर करता है हमारा एलएसी को, जो कवर करता है, जो वहां से हमारे जहाज जल्दी उड़कर जल्दी पहुंच सकते हैं वहां पे, तो चंडीगढ़ और श्रीनगर बिल्कुल ठीक है संजय जी, मतलब साफ है कि हम पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके बैठे हैं। हर तरीके से हम तैयार हैं। अब शायद जो ट्वीट अभी आपने पढ़ा उससे दीपक झा साहब को और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को पूरी तसल्ली मिल गई होगी कि आखिरकार मामला पूरा क्या था। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर हम सभी बात समझते हैं, खास तौर पर विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि कोई इतना नाजुक मामला नहीं होता है कि आप तुरंत जाकर फायरिंग करने लग जाएं, तुरंत जाकर कोई बड़ा कदम उठा लें। सरकार अपने हिसाब से चीजों को डील करती है और ये वो भारत नहीं है जो पहले हुआ करता था। ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई मजबूत एक्शन लेना होगा तो हमें सरकार पर और अपनी सेना पर भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों को बस एक चीज चाहिए कि देश की सरकार के साथ खड़े रहें, जैसे पहले पाकिस्तान के मुद्दे पर हमेशा जवाब दिया है, तलकियों के साथ, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ चीन का भी इलाज निकाल लिया जाएगा बहुत जल्द। चलिए फिलहाल के लिए बस उतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।